हेलो एवरीवन, मेरा नाम मसीहा नज़म है। मैंने यूपी पीसीएस में 18वीं रैंक प्राप्त करके डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन लिया है। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सीडी इंटर कॉलेज हल्दौर ज़िला बिजनौर से हुई है। उसके पश्चात मैंने सन 2020 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरे पिताजी सीडी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं और मेरे माताजी गृहिणी हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी एस्पायरेंट्स के साथ, अगर हमारे पास 1 साल का समय है तो उस समय को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, उससे रिलेटेड मैं 1 ईयर स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो बेसिक बुक्स हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो हिस्ट्री के लिए जो नॉर्मल मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी, मिडीवियल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी, और जो अपना मॉडर्न इंडिया है उसके लिए स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम के साथ साथ मैंने जो न्यू एनसीईआरटीज़ हैं उन्हें फॉलो किया था। इसके बाद जो अपना सोसाइटी में मैंने ओनली आईएएस के नोट्स फॉलो किए थे, और ज्योग्राफी के लिए पीएमएफ आईएएस के जो नोट्स हैं उसके साथ साथ जो एनसीईआरटीज़ हैं हमारी, मैंने उन सब का इस्तेमाल किया था। और यदि हम जो स्पेसिफ़िकली यूपी पीसीएस है उसको देखें तो हमारे लिए कुछ ऐसी स्पेसिफ़िक बुक्स हैं जो पढ़नी ज़रूरी हो जाती हैं। और यदि हम मॉडर्न ट्रेंड देखें तो अल्टीमेटली दे आर आस्किंग अबाउट यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस इन मेंस। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें यूपी के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अल्टीमेटली हमें यूपी के बारे में थोड़ा थोड़ा हर रीजन के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो अरिहंत प्रकाशन की एक यूपी स्पेसिफिक बुक है वो, और उसके साथ साथ एक परीक्षा वाणी की पुस्तक आती है, मैंने उसको फॉलो किया था। फिर हिंदी के लिए मैं स्पेसिफ़िकली बताना चाहूँगा, मैंने आदित्य प्रकाशन की एक पुस्तक आती है उसे फॉलो किया था, और पत्र लेखन के ऊपर एक घटना चक्र की किताब आती है, मैंने उसे पढ़ा था। ऐसे स्पेसिफ़िक ऐसे में बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने ऐसे के लिए जो खान स्टडी ग्रुप है उनकी एक 5 या 6 वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, उसे मैंने फॉलो किया था। उससे मेरा ऐसे बहुत एनरिच्ड हो चुका था लास्ट तक जाते जाते। और मेरा एक कोशिश और ये रहती थी कि मैं ये ट्राई करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कोट्स इंक्लूड कर सकूं अपने एसेज़ में। तो मैं एक एसे के लिए कंप्लीट डायरी बना रखी थी मैंने, और उसे मैं प्री से और मेंस के बीच ये कोशिश करता था कि मैं उसे डायरेक्टली रोज़ थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर सकूँ, क्योंकि कोट्स एक तो हमारे एथिक्स में बहुत काम आते हैं, उसके साथ साथ एसे में बहुत वो वैल्यू एनरिचमेंट करते हैं। फिर अब आती है बात जीएस सेकंड की। तो नॉर्मली पॉलिटी पे सब लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं, मैंने भी वही किया था। मेरा बैकग्राउंड क्योंकि लॉ का है तो मुझे स्पेसिफिकली बहुत कुछ उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। और आईआर के लिए मैंने शशि थरूर सर की पैक्स इंडिका पढ़ी थी, और जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं हेल्थ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स पढ़े थे। जीएस 3 में स्पेसिफिकली जब इकॉनमी के लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि जो 9th से 12th तक की जो एनसीईआरटीज़ है मैंने वो पढ़ी थी, और श्री राम आईएएस के नोट्स पढ़े थे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने ओनली आईएएस, और उसके साथ साथ जो अपना इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए भी मैंने ओनली आईएएस के नोट्स फॉलो किए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत डायनामिक है, और अगर हम पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे और जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं हम उसे फॉलो करते रहेंगे तो हमारी एक अच्छी पकड़ बनी रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि साइंस एंड टेक में जो भी कुछ नया हो रहा है, क्योंकि मेंस में स्पेसिफिकली वही सब कुछ पूछा जाता है जो अभी करंट में हुआ है, तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करंट में जो भी कुछ नया इवेंट हुआ है तो उसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। जीएस 4 के लिए मैंने स्पेसिफिकली डीके बालाजी सर की बुक यूज़ की थी। वो बहुत ल्यूसिड है और उसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दिए गए हैं जो अल्टीमेटली आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत लेक्सिकन से भी पढ़ा था, और मैं ये कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स अपने जो भी आंसर्स लिख रहा हूँ उसमें मैं इंक्लूड कर सकूँ।
बुक के साथ साथ मेरा ये मानना है कि GS4 में जो स्पेसिफिक बुक्स हैं उससे ज़्यादा हमारे जो अपने खुद के एग्जाम्पल्स हैं या जो कुछ हमने पढ़ा है वो ज़्यादा काम आता है। तो आई वुड सजेस्ट, मैंने दो बुक्स पढ़ी थी। एक एन एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट अनिल स्वरूप सर की बुक है, और स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया दीपक गुप्ता सर की बुक है। मैंने उसे फॉलो किया था। उसके थ्रू मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और सिविल सर्विसेज के लिए क्या एक मोटिवेशन होना चाहिए वो उसमें बहुत हेल्प मिली थी। इसके साथ साथ ओनली IAS के एक 60 पेज के नोट्स आते हैं। उनमें जो स्पेसिफिकली फ़िलासफ़ी है रिलेटेड टू सम थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स एंड इंडियन थिंकर्स, वो बहुत अच्छी करके ल्यूसिडली मेंशन्ड है। तो मैंने ये कोशिश करी थी कि मैं उसे समझ सकूं। और एक द बेटर इंडिया करके एक साइट है, उसे मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली फॉलो करता था। उसमें हमें बहुत अच्छे इनोवेटिव एग्जांपल्स और ऐसे सिविल सर्वेंट जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिलती थी। अगर हम एक साल का हमारे पास टाइम है तो आई वुड सजेस्ट, मैंने भी अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से फोकस करना शुरू कर दिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मैंने द हिंदू रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दिया था, और इनसाइट IAS और ओनली IAS या IAS बाबा की जो क्विजेज हैं डेली, मैं उन्हें भी फॉलो करने लगा था। मगर जो हमारा यूपी PCS है उसकी जो डाइवर्सिटी है थोड़ा ये फैक्ट ओरिएंटेड है। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में। तो मेरा ये आई वुड सजेस्ट कि अगर हमारे पास एक साल है तो हम सबसे पहले अभी 3 महीनों में जो हमारी बेसिक बुक्स हैं, NCERTs हैं, उन सब का एक थॉरो रीडिंग करें। उसके साथ साथ एक घटना चक्र की पूर्वालोकन आती है। पूर्वालोकन मेरे हिसाब से यूपी PCS में प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए दैट इज़ इक्वल टू अ बाइबल। तो हमें वो बहुत रिलीजियसली फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली यूपी PCS में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इन फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको अपना ऑप्शनल के ऊपर एक कमांड क्रिएट करनी है कि आप अपने ऑप्शनल को अच्छे से समझ सकें और ऑप्शनल के ऊपर एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो सके आपकी। फिर उसके बाद अगले जो 2 मंथ आएंगे, आपको जो ऐसे टॉपिक्स हैं उनको चूज़ करना है, उनको सेलेक्ट करना है जो प्रीलिम्स में तो नहीं इंक्लूडेड हैं लेकिन मेंस में इंक्लूडेड हैं। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, GS4 है, पूरा टॉपिक। तो क्या करना है आपको, ऑप्शनल के ऊपर फिर एक थॉरो नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद ये करा जा सकता है कि जो ऐसे टॉपिक्स मैंने अभी बताए जो प्रीलिम्स में इंक्लूडेड नहीं है, आपको उनके ऊपर एक प्रॉपर नोट्स मेकिंग कर लेनी है। उससे क्या होगा कि हमें प्रीलिम्स के बाद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमें प्रीलिम्स फोकस्ड होना है। जब प्रीलिम्स से 3 महीने बचे तो आपको जो ये पूर्वालोकन है घटना चक्र की, उनके ऊपर उनका बार बार रिवीजन करना है। उनके ऐसे क्वेश्चंस जो आपको पता है कि रिवाइज होते हैं, आपको उनके बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। और मैंने एक अपनी डायरी और बनाई थी जिसमें मुझे पता था कि नेशनल पार्क्स हैं या इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस लगातार आते हैं, जो टाइगर रिजर्व्स हैं। तो मैंने सबके लिए एक वो परमानेंट डायरी बनाई थी जिसे मैं डेली रिवाइज करता था। तो आई वुड सजेस्ट टू ऑल कि ऐसी एक डायरी बनाएं जो आपको लगता है कि इन टॉपिक्स से प्रीलिम्स में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप उन टॉपिक्स को चूज़ करें और फिर उनके लिए एक स्पेसिफिक डायरी बना लें और उस डायरी को आप डेली रिवाइज करें जब आपके प्रीलिम्स में 3 महीने का टाइम बचा हो। तो फिर सबसे पहले आप इसमें इन 3 महीने के टाइम में अपनी बेसिक बुक्स जो हैं उनके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें, अपनी हिस्ट्री की टाइमलाइन को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें, और जो घटना चक्र की पूर्वालोकन है उस पर अंडरस्टैंडिंग हो। बात जब करंट अफेयर्स की आती है तो यूपी में करंट अफेयर्स जो प्रीलिम्स में है वो मेजर रोल प्ले करता है और वो बहुत ज़्यादा फैक्ट ओरिएंटेड होता है। तो लास्ट के मंथ में 2 बुक्स आती हैं प्रीलिम से 1 महीने पहले, घटना चक्र की दृष्टि करके आती है। उसे आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन हो जाएं प्रीलिम से पहले, और एक घटना सार करके बुक आती है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो उसके शुरू में 30 या 40 पेजेस पे क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कोशिश करिए कि उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीलिम्स में आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने पे फोकस ना करके हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है।
आफ्टर प्रीलिम्स आई वुड सजेस्ट कि जो हमने प्रीलिम्स के हमारा जब प्रीलिम्स हो गया उसके बाद मैंने क्या करा था, जो हमारी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन पढ़ी थी उसमें, क्योंकि जो घटना चक्र की दृष्टि आती है वो बहुत फैक्ट ओरिएंटेड होती है, तो उसे मैंने स्पेसिफिकली जितने भी डेटा था, जितनी भी रिपोर्ट्स थी, सब रिपोर्ट्स को मैंने हेडिंग वाइज अपनी एक डायरी बना ली थी और उसमें इंक्लूड कर लिया था टॉपिक वाइज। तो अल्टीमेटली कॉपी में मैं उसे रिप्रोड्यूस करने में सफल रहा, क्योंकि मेरे पास एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डेटा है वो मुझे अच्छे से याद था। और जो मेंस है उसमें अगर हम देखें तो PYQ का जो रोल है वो अनडिनाएबल है। हमें सबसे ज़्यादा अपने PYQs पे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, सारे PYQs को एनालिसिस करके उन्हें समझना है कि UPPCS किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे नॉर्मली पूछ रहा है। डायरेक्टली UPPCS में इवन मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप ये कोशिश करिए कि मेंस के सारे क्वेश्चंस का आपके पास एक आइडियल आंसर रेडी होना चाहिए। उसके साथ साथ जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा शायद मेरे सिलेक्शन में हेल्प की है वो ये था कि मैंने जो भी मेजर टॉपिक्स थे UPPCS के जो सिलेबस मेंशन्ड है उसमें हर क्वेश्चन का मैंने एक इंट्रो, एक कंक्लूजन और उसके बीच में उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डेटा और 2-3 रिपोर्ट्स मैं ये कोशिश करता था कि मैं लिख सकूं। तो इस चीज़ ने शायद मेरी बहुत हेल्प की है। इसके साथ साथ मैंने डायग्राम्स का एक्सटेंसिव यूज़ किया है। डायग्राम्स को आप यदि डायग्राम्स आप सिर्फ एक बार बनाएंगे तो एग्ज़ाम में याद नहीं आएंगे। आपको ये कोशिश करनी है कि डायग्राम्स की एक एक्सटेंसिव आप रिवाइज़ कर सकें, उन्हें एक्सटेंसिवली, उन्हें बार बार आप रोज़ बना के देखिए। मैं लास्ट के 15 दिन मैंने मेंस से पहले अब जितने भी मेरे पास डायग्राम्स थे मैं रोज़ 2 या 3 घंटे बैठ के सारे डायग्राम्स बनाता था, जिससे मुझे वो एग्ज़ाम में अच्छे से याद आ सकें। इसी के साथ साथ मेंस में मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ये कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन को यूपी का अगर आप फ्लेवर दे सकते हैं तो अल्टीमेटली ये कोशिश करिए कि आप यूपी का कुछ फ्लेवर दे सकें। जैसे स्पेसिफिकली 2021 में NGOs पे क्वेश्चन आया, तो मैं इसी के लिए मैं तैयारी करके गया था कि यूपी के स्पेसिफिक जो NGOs हैं मुझे उनके नाम पता होने चाहिए या उनका कोई स्पेसिफिक कोई एक काम पता होना चाहिए, तो मैंने उसे मेंशन किया। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकता है और आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकता है। इंटरव्यू जो फाइनल स्टेज है उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं उनके ऊपर अपनी एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिए, उन्हें समझिए कि अभी जो इवेंट हैं उनके क्या रिपरकशंस हैं इंडिया के लिए। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या कर सकते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, उन हॉबीज़ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि वो जो हमारा इंटरव्यू है वो बेसिकली पर्सनालिटी का टेस्ट है, वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है। यदि आप कुछ क्वेश्चन पे नहीं आंसर दे पा रहे हैं तो उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा आपके मार्क्स पे। आपको बस अपने काम को, कंपोजर को मेंटेन रखना है और अच्छे से अपना बेस्ट देना है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये प्रिपरेशन काफ़ी थकाऊ हो जाती है, काफ़ी लंबी होती है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा अपने साथ रखना चाहिए जो हमें मोटिवेट कर सके। तो उस मोटिवेशन के लिए मैं लगातार पोइट्री से की मदद लेता रहा और पोइट्री में स्पेसिफ़िकली हरिवंश राय बच्चन जी की जो एक कविता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफ़ान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। धन्यवाद।